तो आज हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाउ डू वी हियर साउंड? साउंड रीचेज और ईयर थ्रू अ मीडियम। हमारे तक साउंड कैसे पहुंचता है भाई? मीडियम के द्वारा, है ना। फ्रॉम द ईयर्स इट रीचेज आवर ब्रेन एज सिग्नल्स एंड देन वी हियर द साउंड। ये आउटर, ये हमारा कान है, ठीक है। ये है एयर, यहाँ पर दिख नहीं रहा है एयर आपको, क्योंकि एयर तो इनविजिबल है ना। तो एयर एक मीडियम है जिसके थ्रू हमारे तक बाहर से कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं। अब वो सिग्नल हमारे ईयर में, ईयर के ड्रम को वाइब्रेट करेंगे, तो फिर वो सिग्नल कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स: आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ह्यूमन ईयर के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। एक है आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, अब क्या है? द साउंड कमिंग फ्रॉम आउटसाइड गेट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द आउटर ईयर टू द मिडिल ईयर। अब जो भी साउंड है वो बाहर से आ रहा है, वो ट्रांसमिट कहाँ होगा? सबसे पहले आएगा आउटर ईयर से, फिर जाएगा मिडिल ईयर में, फिर जाएगा इनर ईयर में। ये तो एकदम सिंपल है, पहले आउटर में जाएगा भाई, फिर कहाँ? मिडिल में, फिर इनर में। जनरल है ना। द वाइब्रेशन ऑफ द डायफ्राम present in the middle ear are propagated to the inner ear. The audio nerves present in the ear send the vibration to the brain in the form of signals. Ear is very sensitive organ. देखो, आउटर ईयर से जो भी सिग्नल आएगा वो डायफ्राम को वाइब्रेट करेगा। डायफ्राम वाइब्रेट होने से फिर वो क्या करेगा? इनर ईयर को सिग्नल भेजेगा, जो हमारा जाएगा ब्रेन में, और वो ब्रेन के सिस्टम को अलर्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमें कोई भी आवाज़ आती है तो हम एक तरीके से अलर्ट हो जाते हैं। ठीक, अलर्ट हो जाते हैं और हमारा पूरा ध्यान फिर उसकी तरफ जाने लगता है। तो ये अलर्टनेस कहाँ से आता है? ब्रेन जब उसको सेंस कर लेता है। तो ईयर भी एक सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है, बॉडी पार्ट का। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर ईयर्स। वी शुड नॉट इंसर्ट एनीथिंग दैट कैन डैमेज द डायफ्राम इन आवर ईयर. The damage to the diaphragm may even make a human being deaf. डायफ्राम अगर एक बार ख़राब हो गया तो भाई वो सुनाई देना बंद हो जाएगा। इसलिए जो भी आप हेडफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं बहुत देर तक ना करें, है ना, सेफ्टी लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स. We know that in order to produce sound, it is necessary for the object to vibrate. Do all objects that vibrate produce sound? Can we hear all sound? Let us see. देखो ऑडिबल और इनऑडिबल क्यों दिया गया है? कुछ साउंड ऐसे भी होते हैं जो हमें सुनाई नहीं देते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? चलो देखते हैं, कैपेसिटी देखते हैं, है ना। We can hear only those sounds have frequencies in the range 20 vibration per second. 20 बार वाइब्रेशन हो रहा है 1 सेकेंड में, उसी साउंड को हम, ऐसी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को हम सुन सकते हैं। और वाइब्रेशन का यूनिट क्या है? हर्ट्स। इसलिए यहाँ हर्ट्स लिखा हुआ है, कल बताया था मैंने आपको। देखो रेंज क्या है? 20 to 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, इतना हम सुन सकते हैं भाई। The sounds which can be heard by our ears are called audible frequencies. जो हमारे कान के द्वारा सेंस कर लेती है हमारे कान, जो ऐसे साउंड को हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जिनको नहीं कर पाती वो इनऑडिबल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, द साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक. अगर 20, ठीक है, 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड से कोई भी साउंड कम है, उसका फ्रीक्वेंसी इतना है, तो उसको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड. वाइल द साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक. इंफ्रासोनिक क्या है? 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड से कम वाला इंफ्रासोनिक है. 20 to 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड क्या है? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है.
और more than 20,000 is called ultrasonic sound. Some animals can hear sound with frequencies even more than 20,000 vibration per second. देखो कुछ एनिमल्स में क्वालिटी होती है कि वो 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड से भी ज़्यादा सुन सकते हैं. डॉग्स कैन हियर फ्रिक्वेंसीज अप टू 40,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, वाइल बैट्स कैन हियर फ्रिक्वेंसीज अप टू 70,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड. देखो बैट में क्या क्वालिटी भाई है ना, और डॉग में हमसे ज़्यादा वो सुन सकते हैं, ज़्यादा तेजी. यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, इनका यूज़ कहाँ होता है अल्ट्रासोनिक साउंड का? फॉर सर्चिंग क्रैक्स इनसाइड मेटल्स. अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ हम मेटल्स में अगर क्रैक है तो वो दिखते नहीं हैं, है ना, एकदम छोटे छोटे होते हैं, टाइनी पोर्शन, तो उसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड से चेक करते हैं. फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए. फॉर क्लीनिंग पार्ट्स ऑफ वॉचेस. फॉर लोकेटिंग ट्यूमर्स इनसाइड द ब्रेन. ब्रेन में जो ट्यूमर होता है उसको भी ख़त्म करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ होता है. कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं जो अल्ट्रासोनिक, मतलब मेडिकल फील्ड में कह सकते हैं कि इसका वॉस्ट यूज़ है, और इंडस्ट्रीज़ में जनरली, है ना. ये देखो दिया हुआ है मेडिकल फील्ड का. फॉर रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम द किडनी, जो पथरी बीमारी बोलते हैं ना, वो उसको रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड का. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है फिर आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इको. ठीक है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है साउंड का, मतलब वो ट्रेवल कैसे करता है. व्हेन वी स्पीक लाउडली इनटू डीप वेल और शाउट फेसिंग अ हिल, देन आफ्टर सम टाइम वी मे हियर सेम साउंड एज इफ समबडी इज रिपीटिंग इट फ्रॉम द वेल और फ्रॉम द हिल. दिस रिटर्न ऑफ साउंड फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड द इको. देखो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, अगर हम कुएं के पास है और उसकी तरफ आवाज़ करके अगर वहाँ चिल्लाते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी. और हमने कुछ जैसे पहाड़ों में भी ऐसा होता है जनरली, वहाँ पर साउंड क्या है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है. जैसे आप चिल्लाएंगे ज़ोर से किसी नाम से, तो फिर वो आपको रिफ्लेक्ट होकर फिर से सुनाई देगी, मतलब गूंजने लगती है वहाँ आवाज़. तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. ठीक है, देखो जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर लाइट वापस आ रही है, डिफ्लेक्ट हो जा रही है ना, तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है. वैसे ही साउंड है, अगर साउंड मान लो एयर हमारा मीडियम है और साउंड कहाँ है, वापस आ जा रहा है साउंड, ठीक है, तो वो भी रिफ्लेक्ट कहलाएगा. तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, रिटर्निंग ऑफ साउंड फ्रॉम अ सरफेस. और इको किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड साउंड. जो रिफ्लेक्ट हो चुका है साउंड, जो रिटर्न आ रहा है, वो इको है ना. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं, है ना. यू मस्ट हैव हर्ड द थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स एंड मस्ट हैव सीन द लाइटनिंग on rainy days. The thunder and the lightning are generated almost the same time, but we see the lightning first and hear the thunder later. Why? देखो जब बादल क्या है आपस में टकराते हैं, तो ये कंडीशन हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है. थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, बादल आपस में टकरा रहे हैं, गरज, या फिर उसको लोकल लैंग्वेज बोल देते हैं बादल गरज रहे करके, है ना. और क्या है, थंडर एंड लाइटनिंग जनरेटेड, और कुछ लाइटनिंग भी जनरेटेड, जैसे बोलते हैं ना हम लोग बिजली चमक रहा है करके, तो वो थंडर ऑफ लाइटनिंग. ये सेम टाइम होता है, लेकिन हम क्या है, हमें पहले देखने को क्या मिलता है, लाइट, बाद में हम सुनते हैं कि आवाज़ भी आ रही है. ऐसा इसका रीज़न क्यों है, देखो रीज़न क्या है. द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट स्पीड ऑफ लाइट इज़ मच मोर देन स्पीड ऑफ साउंड. रीज़न एक ही है, वो है कि स्पीड, जो स्पीड ऑफ लाइट है, सबसे ज़्यादा स्पीड जो किसी ऑब्जेक्ट का है वो है, वो लाइट है, या फिर किसी सोर्स का बोल सकते हैं, वो लाइट है. ठीक, देखो स्पीड ऑफ लाइट कितने हैं, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज, अच्छा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 332 मीटर पर सेकेंड.
खाली 332 मीटर तक जा पाएगा वो, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 340 मीटर पर सेकंड, 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप लाइट का स्पीड देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है उससे। अगर इसको कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है। 340 जो वैल्यू है ये 30 करोड़ के लिए है ना। 3 × 10⁻⁸ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब प्रॉपर्टी ऑफ साउंड देखेंगे हम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। इंटेंस एंड सॉफ्ट साउंड। इंटेंस किसको बोलेंगे, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब भाई इंटेंसिटी है क्या चीज़, है ना। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। मैंने आपको एम्पलीट्यूड लास्ट क्लास में डिफाइन किया था। अगर आपको नहीं समझ आया तो उसे भी पहले देख लेंगे, है ना, तो आपको इंटेंसिटी पता चल जाएगी। इंटेंसिटी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड है, ठीक है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में, कितनी जल्दी वो सुनाई दे रहे हैं, है ना। वाइब्रेशन ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस साउंड ऑफ हाई इंटेंसिटी। अगर वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो साउंड भी ज़्यादा होगा। मैंने अब कल ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वाइब्रेशन और साउंड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो साउंड भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा और उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। देखो इंटेंसिटी का मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। लेज़र लाइट आपने देखा होगा। लेज़र लाइट को अगर और एक ऑर्डिनरी टॉर्च ले लेंगे, ठीक है, कोई भी टॉर्च सिंपल और लेज़र लाइट, दोनों को एक साथ हम ऑन करते हैं तो लेज़र लाइट कहाँ तक ट्रैवल कर लेता है उसकी इंटेंसिटी वो बताता है, ठीक है, मतलब कितनी जल्दी वो ट्रैवल कर पा रहे हैं। और वो लाइट ट्रैवल क्यों नहीं कर पाता भाई, देखो दोनों में रीज़न क्या है, दोनों का जो स्लिट है वो डिफरेंट होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है लो एंड हाई पिच साउंड। अब ये भी लो और हाई पिच भी हो सकता है, ठीक है। यू नो ऑल दैट इंडियन म्यूजिक हैज 7 नोट्स, सा रे गा मा पा धा नी। दिस नोट्स आर ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसीज। ये जो सिंगिंग का जो बेसिक है ये दिया हुआ है सा रे गा मा पा, तो इनकी फ्रिक्वेंसीज अलग अलग है, उसके हिसाब से इनको अरेंज किया गया है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी लो और हाई दोनों है। जैसे सा बोलते हैं तो इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा, रे में अलग रहेगा इंटेंसिटी, है ना, एज पर म्यूजिशियन, जो म्यूज़िक के हिसाब से। थर्ड ये है मेलोडियस साउंड एंड नॉइस। द साउंड विच इज़ प्लीजेंट टू आवर ईयर इज कॉल्ड मेलोडियस। अच्छा, लो और हाई पिच साउंड ऐसे, मतलब देखो हमारे कान को भी कुछ अच्छा लगता है भाई, जैसे खाने में टेस्ट जो हम ढूंढते हैं ना, वैसे ही जो साउंड होता है उसमें भी एक तरीके से बोल सकता हूँ मैं कि टेस्ट देखते हैं। टेस्ट कैसे देखते हैं, कुछ साउंड हमें अच्छे लगते हैं, जैसे गाने सुनते हैं हम, वो सब अच्छे लगते हैं, मेलोडियस है हमारे लिए। और कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमारे कान को पसंद नहीं, जैसे कुछ रबिंग करना, उसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इरिटेटिंग लगता है हमारे ब्रेन को, है ना। तो ये सब साउंड का डिफरेंस है। फिर मेलोडियस साउंड हो गया, नॉइस, और लो और हाई पिच साउंड हो गया। इसमें एक टॉपिक और दिया गया है, नॉन हार्मोनियस वाइब्रेशन प्रोड्यूस नॉइस। एक हार्मोनिक मोशन भी होता है जो आप आगे पढ़ेंगे, है ना, वो भी वाइब्रेशन का पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, हारमोनियम वाइब्रेशंस दैट हैव अ फिक्स्ड रिलेशनशिप विद ईच अदर प्रोड्यूस मेलोडियस साउंड। द वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर एग्जांपल ऑफ मेलोडियस साउंड। मेलोडियस साउंड जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे गिटार हो गया, वो सब हमें अच्छे लगते हैं सुनने में, है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। और नॉन हारमोनियस क्या होंगे, जो इनमें इंक्लूड नहीं होंगे, वो हमें इरिटेटिंग लगते हैं, तो वो हमारे लिए नॉन हारमोनियस है ना। ये साउंड प्रोड्यूस बाय डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है तो उससे डिफरेंट साउंड जनरेट होगा। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन के थ्रू जितने भी साउंड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसको बोलेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल्स भी अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आपने देखा है जितने भी एनिमल्स सब अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। डॉग हो गया, कैट हो गई, है ना,
एनिमल, फिश, ये सब, फ्रॉग हो गया। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट है और हो ही गया है। 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, साउंड प्रोड्यूस बाय एनिमल, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, और यह म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बहुत ही ईजी है, इसको आप पढ़ लेंगे। बाकी मैंने चैप्टर पूरा कवर करा दिया है। अगर कोई डाउट होता है इसके बाद तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।